बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद और आज हमने जो है ना थायराइड डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ना है। हमारी जो डायूरेटिक्स की सीरीज़ जा रही थी, डायूरेटिक्स को हमने देखा कि 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एक पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक्स था, थायराइड डायूरेटिक्स था और लूप डायूरेटिक्स था। लूप डायूरेटिक्स हमने कर लिया है। अगर आपको लूप डायूरेटिक्स की वीडियो चाहिए तो लेके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो है ना जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमने थायराइड डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ना है। अब मैंने आपको बताया था कि डायूरेटिक्स वो वाली होती हैं जो ब्लड प्रेशर मेजरिंग ड्रग्स होती हैं, ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है ना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को डाउन करने में मदद करती हैं। और ब्लड प्रेशर को कैसे डाउन करती है? हमारी जो यूरिन है, यूरिन के एक्सक्रीशन है उसको बढ़ाती है। यानी हम बार बार यूरिनेट करते हैं जिसकी वजह से जो है ना हमारे ब्लड का वॉल्यूम डाउन हो जाता है, ब्लड का प्लाज्मा का वॉल्यूम डाउन हो जाता है और इसके बाद जो है ना हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। तो यूरिनेट तभी हम करेंगे जब हमारी किडनी के अंदर से ज़्यादा पानी एक्सक्रीट आउट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिकली जाके जो है ना किडनीज पैक करती है। अब किडनीज किस चीज़ से बने हुए हैं? हमें पता है किडनी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स से मिलकर बने हुए हैं। तो किडनीज के अंदर स्पेसिफिकली जाके नेफ्रॉन्स पैक करती हैं। अब लूप डायूरेटिक्स के बारे में हमने देखा कि लूप डायूरेटिक्स हमारे पास जो है ना स्पेसिफिकली असेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ वैली के अंदर जो रिसेप्टर्स लगा हुआ था 2KCC2 सोडियम क्लोराइड 2 को सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, उन पे स्पेसिफिकली जाके एक्ट किया। उस को ट्रांसपोर्टर को उन्होंने ब्लॉक किया जिसकी वजह से जो है ना सोडियम क्लोराइड आयंस रीअब्सॉर्ब हो सके। अब सोडियम क्लोराइड आयंस रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो वाटर भी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, वाटर भी रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो सोडियम क्लोराइड और वाटर ज़्यादा पानी जो यूरिन है इसके थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गया। दोबारा मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो डायूरेटिक्स होती हैं ये हम जो है ना स्पेसिफिकली जो है ना हम हाइपरटेंशन के लिए नहीं देते, उसके अलावा हम बहुत सारी जो है ना डिजीज़ के लिए हम डायूरेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली हमारा जो एडेमा होता है यानी हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं, हमारी पेट फूल जाता है वगैरह वगैरह, या हमारे पास जो पल्मोनरी एडेमा होता है यानी हमारे पास जो एल्वियोलाई होते हैं उनके अंदर फ्लूइड भर जाता है, हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हमें बीमारियाँ होती है, चेस्ट प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके ज़रिए जो हमारी बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड एक्सक्रीट आउट कराना है, उस फ्लूइड को भी एक्सक्रीट आउट कराने के लिए हमारे पास डायूरेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा हमारी जो कार्डियक आउटपुट है उसको बढ़ाती है और उसके अलावा जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको जो है ना डाउन करती है। और ये जो है ना हमारे पास डायूरेटिक्स के मेन फंक्शंस होते हैं। अब हमने थायराइड डायूरेटिक्स के बारे में पढ़ना है कि स्पेसिफिकली हमारे पास थायराइड डायूरेटिक्स जो होते हैं ये क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो है ना थायराइड डायूरेटिक्स का हमें तो मेन फंक्शन ये पता है कि इससे ज़्यादा यूरिन एक्सक्रीट आउट कराना है। यूरिन ज़्यादा एक्सक्रीट आउट कराना है, इसका मतलब ये है कि ये पानी कम से कम अब्जॉर्ब करेगा, पानी कम से कम अब्जॉर्ब होगा, साल्ट कम से कम। वाटर तभी रीअब्जॉर्ब होता है किडनीज से यानी नेफ्रॉन से जब साल्ट रीअब्जॉर्ब हो। साल्ट रीअब्जॉर्ब होंगे तो वाटर खुद ब खुद रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, यहाँ से जब साल्ट रीअब्जॉर्ब होते हैं, साल्ट रीअब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के अंदर जाते हैं तो साल्ट को वाटर फॉलो करता है। जैसे ही साल्ट रीअब्जॉर्ब हुई साल्ट के बाद वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद इसी तरह हमारे पास क्या होता है, जो असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ वैली है, यहाँ से साल्ट रीअब्जॉर्ब हुए, साल्ट रीअब्जॉर्ब होने के बाद मेडुलरी इंटरस्टिशियम में गए, जैसे ही साल्ट रीअब्जॉर्ब हुए उसके बाद वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और ये भी वेजर रेक्टा के अंदर जाएगा और ब्लड का जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो मेंटेन रहेगा। इसी तरह हमारे पास जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, यहाँ से साल्ट रीअब्जॉर्ब होंगे, वाटर साल्ट को फॉलो करेगा, साल्ट को फॉलो करने के बाद वो ब्लड के अंदर चला जाएगा और उसके बाद ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहेगा। यानी हमने कुछ ऐसा काम करना है कि हम किसी तरीके साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन को रोक सके। अगर हम साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन को रोक लेंगे तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगी तो ज़्यादा किडनी के थ्रू यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा और हमारा ब्लड का प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह हमारे पास लूप डायूरेटिक्स थी, उन्होंने क्या किया, लूप ऑफ वैली के अंदर साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन को रोका। साल्ट की रीअब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास NKCC2 जो रिसेप्टर था उसको जाके ब्लॉक किया। जैसे वो ब्लॉक हुआ तो सोडियम आयंस, ना क्लोराइड आयंस ना पोटेशियम आयंस वो जो है ना रीअब्जॉर्ब नहीं हो सके। जैसे वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा यहाँ पे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में नहीं जाएंगे, हाइपरटोनिक नहीं होगा तो वाटर बाहर नहीं आएगा, वाटर बाहर नहीं आएगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो है ना सारी चीज़ें ब्लड के अंदर चली जाएंगी। ब्लड के अंदर जाने के बाद जो है ना ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे, ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे तो ब्लड का प्रेशर जो है ना हमारे पास डाउन होता रहेगा क्योंकि ज़्यादा एक्सक्रीट आउट होंगे। अब इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट थायराइड डायूरेटिक्स है ये स्पेसिफिकली जाके हमारे पास जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है इन पे एक्ट करती है। उसकी वजह ये है जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना इसमें से 60% वैसे ही रीअब्जॉर्ब हो सकती है, इन पे बहुत कम ड्रग जाके एक्ट करती है क्योंकि इनके पास जो है ना जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं और इतने इफेक्टिव होते हैं कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो मैक्सिमम पीक पे जाके काम करते हैं और 65% रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब हम उन पे जाके फर्दर मेडिसिन एक्ट करके उनको ये नहीं कह सकते कि आप अपना जो काम है वो कम कर दें या काम ज़्यादा कर लें, ठीक है। अब इसी तरह जो हमारे वो कलेक्टिंग डक्ट्स होते हैं जो लूप ऑफ वैली है, ठीक है, इन पे जो हमारे जाके लूप डायूरेटिक्स एक्ट कर देते हैं। यहाँ पे जो 20 to 25% रीअब्जॉर्प्शन है वो हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जो तकरीबन 5 to 10% या 5 to 7% जो रीअब्जॉर्प्शन होती है वो हमारे पास होती है डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ वैली में।
अब होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो है ना सिर्फ एक को ट्रांसपोर्टर होता है, उसके अलावा किसी किस्म का कोई को ट्रांसपोर्टर नहीं होता। यहाँ से अगर सोडियम आयंस क्लोराइड आयंस रीअब्सॉर्ब कराने हैं ना, उसके लिए हार्मोन एक्ट करते हैं। एल्डोस्टेरॉन, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होता है, एल्डोस्टेरॉन जोना ग्लोमेरुलोसा रिलीज करती है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे आके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करती है। जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर साइक्लिक एमपी बनाता है और उसके बाद प्रोटीन चैनल्स बनते हैं। प्रोटीन चैनल्स यहाँ पे एम्बेडेड हो जाते हैं, उसके बाद सोडियम क्लोराइड रीअब्सॉर्ब होते हैं, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी तरह अगर कैल्शियम आयंस की कमी होगी तो पैराथायराइड ग्लैंड पैराथार्मोन हार्मोन रिलीज करेंगे, वो भी आगे यहाँ पे एक्ट करेगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे, वो साइक्लिक एमपी की तादाद बढ़ाएगा। उसके बाद जो है ना प्रोटीन चैनल्स बनेंगे, वो प्रोटीन चैनल्स यहाँ पे एम्बेडेड हो जाते हैं। प्रोटीन चैनल यहाँ पे एम्बेडेड होने के बाद क्या होगा, वो कैल्शियम आयन रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, वो ब्लड के अंदर चले जाएंगे और हमारे जो कैल्शियम लेवल्स है वो मेंटेन हो जाएगा। ये हमारे पास जो है ना, जो नॉर्मली हमारे पास डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ना नॉर्मली बॉडी लेवल पे जो हार्मोन्स एक्ट करते हैं, हार्मोन एक्ट करने के बाद जो है ना वो चैनल्स बनाते हैं, उसके बाद साल्ट रीअब्सॉर्ब होते हैं। लेकिन नॉर्मली होता है कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो है ना एक चैनल होता है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर हमारे पास क्या करता है, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर। अब ये क्या करता है, एक सोडियम आयंस को और एक क्लोराइड आयंस को ये कंटिन्यूसली सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है ये सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, एक सोडियम आयंस को और एक क्लोराइड आयंस को ये कंटिन्यूस सेल के अंदर रीअब्सॉर्ब करता रहता है। यानी सोडियम आयंस क्लोराइड आयंस, सोडियम आयंस क्लोराइड आयंस, यहाँ से जो सोडियम और क्लोराइड आयंस गुजर रहे हैं ये इनको कंटिन्यूसली रीअब्सॉर्ब करेगा। जैसे ये सोडियम और क्लोराइड आयंस को रीअब्सॉर्ब करेगा, वाटर ऑलवेज फॉलो सोडियम और क्लोराइड आयंस, तो यहाँ से वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। वो वहाँ से कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ब्लड वेसल्स जा रही होगी, तो यहाँ से सोडियम आयंस क्लोराइड आयंस और वाटर सारा का सारा ब्लड के अंदर चला जाएगा और ब्लड का जो प्रेशर है वो हमारे पास जो है ना मेंटेन रहेगा। अब ये तब होता है जब हमारे पास जो है ना ब्लड का प्रेशर तकरीबन डाउन होता है, या नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मली हमारे पास ये होता है। अब अगर हमारे पास ब्लड प्रेशर राइज है, ब्लड प्रेशर पहले से तेज़ है, अब ये नहीं हो सकता कि ब्लड प्रेशर तेज़ है तो यहाँ से हम सोडियम क्लोराइड है, ब्लड प्रेशर ऑलरेडी तेज़ है और उसके बावजूद हम यहाँ पे वाटर को रीअब्सॉर्ब कर रहे हैं। वाटर को रीअब्सॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर और तेज़ हो जाएगा, हमें जो है ना हमारी ब्लड वेसल्स फट सकती है, ठीक है ना, हमें हेमरेज हो सकता है, स्पेसिफिकली ब्रेन हेमरेज हो सकता है वगैरह वगैरह। तो हमने क्या करना है, सॉल्ट की रीअब्सॉर्प्शन को रोकना है, सॉल्ट की रीअब्सॉर्प्शन से वाटर की रीअब्सॉर्प्शन रुक जाएगी। तो हमारे पास थायोसाइड डायूरेटिक्स क्या करते हैं, ये स्पेसिफिकली आगे जो है ना ये जो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इसको आगे ब्लॉक कर देते हैं। जैसे इसको ब्लॉक करेंगे तो अब सोडियम और क्लोराइड आयंस को ट्रांसपोर्ट हो पाएगा नहीं, तो सोडियम और क्लोराइड आयंस की को ट्रांसपोर्टर नहीं होगा, सोडियम आयंस रीअब्सॉर्ब नहीं होगा ना क्लोराइड आयंस रीअब्सॉर्ब होगा। जैसे सोडियम और क्लोराइड आयंस रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड के अंदर क्या होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस ये सारे ज़्यादा यहाँ से एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, ब्लड का प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास थायोसाइड डायूरेटिक्स की स्टोरी थी। अब थायोसाइड डायूरेटिक्स में आते कौन कौन से हैं, एक हमारे पास क्लोरोथायोसाइड आता है, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रो लगा के हाइड्रोक्लोरोथायोसाइड आता है, यानी इनके एंड में थायोसाइड लाजमी आता है। क्लोरोथायोसाइड, हाइड्रोक्लोरोथायोसाइड, क्लोरोथायोसाइड, हाइड्रोक्लोरोथायोसाइड, सिंपल नाम याद रखना है, एक क्लोरोथायोसाइड, दूसरा क्या है हाइड्रोक्लोरोथायोसाइड, तीसरा हमारे पास ट्राइक्लोरोमेथाजोइड, ट्राइक्लोरोमेथाजोइड, क्लोरोथायोसाइड, हाइड्रोक्लोरोथायोसाइड, ट्राइक्लोरोमेथाजोइड, और लास्ट में जो हमारे पास आता है वो कहता है बेंड्रोफ्लूमीथायोसाइड, बेंड्रोफ्लूमीथायोसाइड, ठीक है, क्लोरोथायोसाइड, हाइड्रोक्लोरोथायोसाइड, ट्राइक्लोरोमेथाजोइड और बेंड्रोफ्लूमीथायोसाइड, ये चार हमारे पास मेन थायोसाइड ड्रग्स हैं। ये जो है ना बहुत अवेलेबल है, हर जगह पे नॉर्मली यूज़ है। अक्सर जो है ना हमारे पास तकरीबन जो है ना 7 अरब की बात है, तो 7 अरब में जो है ना अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एंड सर्वे तकरीबन 1 अरब से ऊपर जो है ना हमारे पास जो है ना हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं। यानी हर बंदे को टेंशन है, हर बंदे को जो है ना दिमाग में प्रेशर है, हर बंदे को कोई ना कोई डाइट्स की प्रॉपर डाइट नहीं रख ला, अपनी डाइट लेवल मेंटेन नहीं होगा, हर बंदे को टेंशन हो रही है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, तो ब्लड प्रेशर की जो मरीज़ है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे ही ब्लड के प्रेशर मरीज़ बढ़ते जाते हैं, नॉर्मली जो नौजवान बंदे होते हैं ना, जिनको जो है ना ब्लड प्रेशर जो है ना अचानक बढ़ गया, ठीक है ना, उसके बाद वो बेहोश होने लग गया एक्सेट्रा, तो उनके लिए ये डायूरेटिक्स अक्सर यूज़ की जाती है। और थायोसाइड डायूरेटिक्स उनके लिए प्रेफर है, क्योंकि ये थायोसाइड डायूरेटिक्स जो है ना तीनों डायूरेटिक्स में सबसे अच्छा काम थायोसाइड डायूरेटिक्स करती है। उसकी वजह ये कि ये फ़ौरन ब्लड प्रेशर को डाउन कर देती है 5 to 7%, और ये प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करती। जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री अमाउंट में ब्लड में घूमेगी, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री अमाउंट में ब्लड में घूमेगी, ज़्यादा से ज़्यादा किडनी के पास आएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा किडनी के पास आएगी तो क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स की जो सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर इसको ब्लॉक करेगी। जैसे ही सोडियम और क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर ब्लॉक होंगे तो वाटर सॉल्ट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, सॉल्ट रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड का प्रेशर डाउन हो जाएगा, तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी, ब्लड का प्रेशर डाउन होगा तो हमें पता है कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगी। जैसे कार्डियक आउटपुट कम होगी तो हमारे पास जो है ना नॉर्मली ब्लड का प्रेशर जो है, इसके नुकसान भी होते हैं। नुकसान क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है ना सॉल्ट, जैसे हमें डिहाइड्रेशन हो सकती है,
ठीक है ना। वाटर अगर हम लॉन्ग टर्म से इसे यूज़ करें तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट आउट होगा। नॉर्मली वाटर एक्सक्रीट आउट होता जा रहा है, कोई हमें फ़र्क ही नहीं। ब्लड प्रेशर डाउन हो गया इसके बाद भी वाटर एक्सक्रीट आउट होता रहता है। दूसरा ये है कि जो इंसान सफ़र कर रहे होते हैं तो सफ़र के दौरान अगर ब्लड प्रेशर राइज हो गया, चक्कर आ गए, तो उसमें ये दे ही नहीं सकते, क्योंकि सफ़र के दौरान को बार बार गाड़ी तो कोई रोकेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये जो है ना हम सफ़र के दौरान भी नहीं दे सकते। उसके अलावा जो है ना हमें ये स्पेसिफिकली अडीमा वगैरह में यूज़ की जाती है। उसके अलावा अगर हमें हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल इन्होंने बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया, तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम लेवल डाउन करने से क्या होगा, हमें डिजनेस हो सकती है, हमें चक्कर आ सकते हैं, हमें जो है ना जो न्यूरॉन्स की जो एक्टिविटी है वो डाउन हो सकती है, हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ डाउन हो सकती है, ठीक है ना, ये सारे काम। उसके अलावा अगर इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम और क्लोराइड आयंस को रिमूव आउट करा दिया, सोडियम आयंस हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सोलर आयंस में है, उसकी वजह से जो हमारे पास एक्स्ट्रा सोलर प्रेशर है यानी एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड है वो मेंटेन रहता है। अब एक्स्ट्रा सोलर फ्लूइड मेंटेन नहीं होगा तो टिश्यू के अंदर फ्लूइड कम होना स्टार्ट हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये तभी होता है जब हम लूप डायूरेटिक्स जो थायराइड डायूरेटिक्स है बहुत ज़्यादा यूज़ करें। नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, आपने एक मेडिसिन ले ली, एक ड्रग ले ली, एक IV इंजेक्शन लगा ली, इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन आप रेगुलर यूज़ करें और बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो उसकी वजह से जो है ना आपको ये प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी। उसकी वजह से जो मेन प्रॉब्लम होगी, आपकी जो किडनीज़ है वो जो है ना फेल हो सकती है, किडनीज़ के अंदर स्टोन बन सकते हैं, आपका जो लिवर है वो फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ सकता है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास सारे जो है ना मेन हमारे पास जो थायराइड डायूरेटिक्स थे, इसके हमने कॉजेज़ भी पढ़ी, ट्रीटमेंट भी पढ़ी, और उसके अलावा जो है ना हमने इसके एडवर्स इफेक्ट भी पढ़ लिए।